नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। आज मैं लेकर हाजिर हूँ रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि आरसीआई के बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आरसीआई एक्ट आया था 1992 में, तो आइए जानते हैं आरसीआई एक्ट है क्या, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरसीआई एक्ट की, द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया was set up as a registered society in 1986. On September 1992, the RCI Act was enacted by Parliament and it became a statutory body on 22 June 1993. The act was amended by Parliament in 2000 to make it more broad-based introduction. अगर हम बात करें कि आरसीआई कब लागू हुआ, आरसीआई एक्ट जो आया यानी कि रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कब सेटअप हुआ, तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना 1986 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। सितंबर 1992 को आरसीआई अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और ये 22 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया था। आगे जानेंगे अबाउट रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगर हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में और जानें तो सबसे पहले ये एमएसजेई के अंडर आता है। मतलब एमएसजेई का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये रजिस्टर हुआ था 1986 में, स्टैट्यूटरी बॉडी in 1992 through RCI Act 1992 passed in 1st September 1992। RCI अधिनियम मतलब 1992 के अधिनियम के माध्यम से 1992 में वैधानिक निकाय 1 सितंबर 1992 को पारित किया गया था। इफेक्टिव फ्रॉम 22 जून 1993, ये प्रभावी हुआ 1993 2 जून को। Amendment in the year 2000 to make it more broad based by enhance the responsibilities of। निम्नलिखित की जिम्मेदारियों को बढ़ाकर इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए वर्ष 2002 में इसमें संशोधन किया गया, और वो जो संशोधन हुआ वो स्टैंडर्डाइजिंग एंड मतलब इसमें स्टैंडर्ड लाया गया, रेगुलेटिंग द ट्रेनिंग इंक्लूडिंग अ कंपोनेंट एज अ रिसर्च इन द एरिया ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन। इसमें ट्रेनिंग को इंक्लूड किया गया, रिसर्च की कंपोनेंट को इंक्लूड किया गया, जिसमें रिसर्च एरिया ऑफ रिहैबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन में इसको इंक्लूड किया गया। The mandate given to RCI is to regulate and monitor service given to persons with disability, to standardize SLABI, and to maintain a central rehabilitation register of all qualified professional and personnel working in the field of rehabilitation and special education. The Act also prescribe punitive action against unqualified person delivering service to person with disability। मतलब जो आरसीआई थी, आरसीआई को दिया गया देश विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को विनियमित और मॉनिटर करने के पाठ्यक्रम का मानकीकरण करने और पुनर्वास विशेष क्षेत्र की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत सभी योग्य व्यावसायिकों और कामकों का केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर रखने के लिए है। अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करने वाले अयोग्य व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी निर्धारित है। मतलब इसमें क्या किया गया, जो मतलब सेवाएं दी जाती हैं उनको वो एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा दी जानी चाहिए। अगर कोई और सुविधाएं दे रहा है डिसेबल्ड पर्सन के लिए, तो अनक्वालिफाइड पर्सन है, तो उसको दंड का भी प्रावधान किया गया। डिसेबिलिटी स्टैटिस्टिक इन इंडिया, मतलब और आगे आरसीआई के एक्ट के बारे में जानने से पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि डिसेबिलिटी स्टैटिस्टिक जो है वो इंडिया में क्या है। एक और वीडियो भी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है करंट स्टेटस करके, जिसमें सेंसस 2011 के अनुसार जितने भी आंकड़े सर्वे किए गए थे वो सारे उसमें मेंशन है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे जो डिसेबिलिटी का पॉपुलेशन है, जो मतलब
2011 के अनुसार जनगणना में जो पाया गया था, तो 2,68,00,000 इन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। अगर हम इंडिया की टोटल पर्सन विद डिसेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी देखें या कुल संख्या देखें, तो 2,68,00,000 पॉपुलेशन इंडिया में डिसेबल्ड है, जिसमें से 2.21% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन हैज़ डिसेबिलिटी, जिसमें से मतलब 2.21% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन डिसेबिलिटी वाले हैं, जिसमें से अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो 2.41% मेल हैं इंडिया में और 2.01% फीमेल हैं इंडिया में। 2.21 ओनली 2.21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इट रिपोर्टेड टू हैव डिसेबिलिटी, मतलब जिन्होंने रिपोर्ट किया है, जिनका पता लगाया गया है, वो 2.21% लोग पाए गए हैं। 41.7% डिसेबल्ड पीपल नेवर गेट मैरिड, मतलब जो 41.7% डिसेबल्ड ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की। 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज डिसेबिलिटी। WHO जो 2013 के अनुसार 15% वर्ल्ड लेवल पर डिसेबिलिटी का परसेंटेज निकला था। नेक्स्ट देखेंगे डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के आधार पर। तो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी में सबसे पहले हम टोटल डिसेबिलिटी की अगर बात करें, तो 26.8% हैं, जिसमें से 15.0% मेल हैं और 11.8% फीमेल हैं। मतलब अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें विकलांगता की, तो अगर हम सिर्फ फीमेल और मेल दोनों की बात करें, या फीमेल मेल जितने भी हैं पर्सन, व्यक्ति की बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, प्राणी की बात करते हैं, तो 26.8% लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं, और उसमें से 15% मेल डिसेबल्ड हैं और 11.8% फीमेल हैं जो डिसेबल्ड हैं। इन सीइंग, जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो 5.0% है। मेल में अगर देखें तो 2.6%, फीमेल में देखें तो 2.4%। इन हियरिंग में देखें तो 5.1% टोटल पॉपुलेशन है हियरिंग इम्पेयरमेंट की, और मेल है 2.7%, फीमेल है 2.4%। स्पीच डिसेबिलिटी देखें तो इसमें टोटल पॉपुलेशन जो है स्पीच डिसेबिलिटी की 2.0%, और मेल की है 1.1% और फीमेल की है 0.9%। मूवमेंट की देखें तो 5.4% टोटल है, मेल की है 3.4% और फीमेल की है 2.1%। मेंटल रिटार्डेशन की देखें तो 1.5% है टोटल पॉपुलेशन, मेल की है 0.9% और फीमेल की है 0.6%। मेंटल इलनेस की देखें तो 0.7%, मेल की है 0.4% और फीमेल की है 0.3%। एनी अदर देखें तो 4.9% टोटल है, 2.7% मेल है और फीमेल है 2.2%। मल्टीपल डिसेबिलिटी की सेंसेस देखें तो 2.1% टोटल पॉपुलेशन ऑफ जो है मल्टीपल डिसेबिलिटी की 2.1% है, लेकिन 1.2% मेल है और 1% फीमेल है। लोकोमोटर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज आर मोर प्रिवलेंट इन रूरल इंडिया, मतलब लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो है वो ज़्यादातर रूरल एरिया में पाए जाते हैं। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट आर मोर प्रिवलेंट इन अर्बन इंडिया। जो अर्बन एरिया में पाए जाते हैं वो ज़्यादातर स्पीच और हियरिंग डिसेबिलिटी के लोग पाए जाते हैं। Only 36.3%, 9.8 मिलियन डिसेबल्ड पीपल वर्क इन इंडिया। जो वर्क कर रहे हैं वो है 36.3%, यानी कि 9.8 मिलियन लोग हैं डिसेबिलिटी के जो इंडिया में काम कर रहे हैं, और जिसमें से फीमेल वर्कर है 2.7% और 2.7 मिलियन, और मेल वर्कर है 7.1 मिलियन। आई होप आपके सेंसेस फिर से एक बार कलेक्ट मतलब क्लियर हो गए हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो एक वीडियो और पड़ी है सेंसेस की, करंट स्टेटस ऑफ इंडिया, तो वो आप जाके मेरे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं।
द मैंडेट गिवन टू आरसीआई, आरसीआई को दिया गया अधिदेश है टू रेगुलेट एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब जो आरसीआई की ने अधिदेश दिया हुआ है कि मतलब जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए कौन कौन सी सेवाएं या सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो सबसे पहली जो है विकलांग व्यक्तियों को दी गई सेवाओं को विनियमित और निगरानी करने के लिए, मतलब जो भी सेवाएं दी जाती हैं डिसेबल्ड पीपल को, उनको उनकी सर्विस को रेगुलेट करना और मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जो भी सर्विसेज दी जाती हैं वो जिसको नीड होती है उनको नहीं मिल पाता है, कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मतलब जो भी सुविधाएं दी जा रही है उनको रेगुलेट करना और मॉनिटर करना। टू स्टैंडर्डाइज्ड फ्लैबी एंड मतलब इसमें क्या और दूसरी चीज करते हैं, जो पाठ्यक्रम है उसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए भी अधिदेश है। टू मेंटेन सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, मतलब जो सीआरआर है, सीआरआर का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर, जिसमें पुनिशिएटिव एक्शन अगेंस्ट अनक्वालिफाइड पर्सन विद डिलीवरिंग सर्विस टू पीडब्ल्यूडी। इसमें क्या होता है जिनके पास सीआरआर नंबर नहीं होता, मतलब सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर नहीं होते हैं, वो सेवाएं नहीं दे सकते हैं पर्सन विद डिसेबल पीपल को। तो उनके लिए दंड का भी प्रावधान होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संस्थान खोलता है जिसके पास आरसीआई से रिलेटेड कोर्सेज नहीं होते या डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोर्सेज नहीं होते हैं, तो उनको दंड भी मिलते हैं। हिस्ट्री कोठारी कमीशन 1964 से 66 रिकमेंडेड। कोठारी कमीशन में 1964 से 66 अगर हम बात करें तो रिकमेंडेड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन रेगुलर स्कूल। जो कोठारी कमीशन था 1964 से 1966 तक था, जिसमें एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात करी गई थी कि उनको रेगुलर क्लास में प्लेस किया जाए। जो एजुकेशन ऑफ मतलब जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल में भेजा जाए। दूसरा जो है 1982 में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईईडीसी। आईईडीसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। तो ये इस तरीके की स्कीम है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम वाज ट्रांसफर्ड टू द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। मतलब ये जो स्कीम है इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में जो स्कीम आती हैं उनको इम्प्लीमेंट की बात करी गई थी। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई। फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन शुड बी इंटीग्रेटेड विद द जनरल कम्युनिकेशन एज इक्वल पार्टनर्स। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई 1986 में, उसमें फिजिकली और मेंटली जो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं उनको जनरल कम्युनिटी में इंटीग्रेट किया जाए इक्वल पार्टनर्स के साथ, मतलब इक्वल सहपाठी के साथ। फिर आया रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया 1986, फिर द मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, फिर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आया जो 1992 में आया। Rehabilitation Council of India, government in India in 1986 to set up a rehabilitation council to be responsible for मतलब जो भारतीय पुनर्वास परिषद है 1986 में भारत सरकार ने निम्नलिखित के लिए जिम्मेदारी होने के लिए एक पुनर्वास परिषद की स्थापना की थी, जिसमें ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम चलाए जाते थे। इसके तहत मतलब जो भी ट्रेनिंग दी जाती थी स्पेशल एजुकेशन के लिए या डिसेबल्ड चिल्ड्रन के टीचर्स को, जो भी ट्रेनिंग लेना चाहता था, जो डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाना चाहता था, उनके लिए ट्रेनिंग का प्रावधान होता था, पॉलिसीज चलाई जाती थी और प्रोग्राम चलाए जाते थे। टू स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डीलिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांग व्यक्तियों से निपटने वाले पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की को मानकीकृत करना। इसके द्वारा जो भी ट्रेनिंग कोर्सेज चलाए जाते थे प्रोफेशनल के लिए कि वो किस तरीके से पर्सन विद डिसेबिलिटी या फिर मतलब जो विकलांग व्यक्ति है या बच्चे हैं उनके उनसे कैसे डील किया जाए, उसके लिए पाठ्यक्रम भी इनमें तैयार किया जाता था।
नेक्स्ट, टू ग्रांट रिकॉग्नाइज टू द इंस्टीट्यूशन रनिंग दीज ट्रेनिंग कोर्सेज, इन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में उनको संचालित करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। मतलब इसमें क्या करते थे, जो भी प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम को संचालित करने वाले संस्थान होते थे उनको मान्यता प्राप्त भी करवाया जाता था इसके द्वारा। टू मेंटेन अ सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, पुनर्वास पेशेवरों की केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर को बनाए रखने के लिए, मतलब जो CRR होता था उसको मेंटेन रखने के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल के जो CRR होते थे या सेंट्रल रिहैबिलिटेशन रजिस्टर होता था उसको मेंटेन भी इसके द्वारा रखा जाता था। टू प्रमोट रिसर्च इन रिहैबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन, मतलब जो रिसर्च होती थी रिहैबिलिटेशन में, पुनर्वास में और विशेष शिक्षा में, उसको प्रमोट करने का भी काम करते थे। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया। फर्स्ट एक्ट फोकसिंग ऑन मेंटल हेल्थ, ये पहला अधिनियम था जो मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित था। कंसोलिडेट्स लॉ रिलेटिंग टू केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल इल पर्सन, इसमें जो मानसिक रूप से बीमार व व्यक्ति की देखभाल और उपचार से संबंधित कानून थे उनको समेकित करने की बात करता था ये। प्रोविजन फॉर द सेफ गार्ड ऑफ देयर राइट Property and Welfare RCI Act 1992, Rehabilitation Council of India set up as registered society in 1986, RCI Act enacted by Parliament on September 1992। उनके अधिकार, संपत्ति और कल्याण की सुरक्षा के लिए प्रावधान था कि मतलब जो उनका अधिकार है, उनकी संपत्ति है, वो आगे क्या करेंगे, उनकी कल्याण की सुरक्षा जो होती थी उसके लिए जो भी प्रावधान था वो RCI 1986 के तहत किया जाता था। RCI अधिनियम 1992 भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 में पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित RCI अधिनियम सितंबर 1992 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। Become a statutory body on 22 जून 1993। 2 जून 1993 को एक वैधानिक निकाय बन गया, मतलब एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। इसमें फर्दर अमेंडमेंट इन ईयर 2000, मतलब इसमें क्या हो 2000 में इसमें काफी संशोधन देखने को मिला था। RCI एक्ट 1992 जो है उसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर फर्स्ट में प्रिलिमिनरी है और चैप्टर सेकंड में है द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। चैप्टर थर्ड में फंक्शन ऑफ द काउंसिल, किस तरीके से फंक्शन करेगा जो भी काउंसिल है, जो भी संगठन हो, किस तरीके से परिषद कार्य करेगा, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। टर्म यूज इन RCI एक्ट, इसमें जो टर्म यूज किए गए RCI एक्ट में वो है, सबसे पहला रिहैबिलिटेशन है, फिर हैंडीकैप्ड है, फिर रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल है। तो सबसे पहले हम रिहैबिलिटेशन देखेंगे, किन किन का किन किन के रिहैबिलिटेशन की बात करता है। तो रिफर टू अ प्रोसेस एम्ड एट, मतलब इसकी जो प्रोसेस, लक्ष्य की जो प्रोसेस है, इनेबलिंग PWD टू रीच एंड मेंटेन देयर ऑप्टिमम, जिसमें फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, साइकेट्रिक और सोशल फंक्शनल लेवल की बात करी गई थी। दूसरा है हैंडीकैप, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, इसमें मतलब कोई भी इसमें से कोई भी अगर इन डिसेबिलिटी में से कोई सफर कर रहा है तो वो हैंडीकैप्ड के अंतर्गत आता है। जैसे विजुअली हैंडीकैप्ड, हियरिंग हैंडीकैप्ड, सफरिंग फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन, जिनको मानसिक या फिर हम कह सकते हैं अभी जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक मंदता या बौद्धिक अक्षमता से जो भी पीड़ित लोग होते थे वो हैंडीकैप्ड के कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल, जिसमें रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल जो होते थे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट आते थे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते थे, हियरिंग एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन भी आते थे इसमें, रिहैबिलिटेशन इंजीनियर एंड टेक्नीशियन आते थे, स्पेशल टीचर्स फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, नेक्स्ट ओकेशनल काउंसलर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डीलिंग विथ हैंडीकैप। मतलब इसमें सबसे पहले जो ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट आते थे, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी, जैसे मतलब स्पीच थेरेपी देना या फिर
ऑडियोलॉजिस्ट जो कान की जांच करते थे, तो वो सारे लोग आते थे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आते थे। जैसे बहुत लोगों को एक्सेप्टेंस नहीं होता है, तो वो सिखाने के लिए, एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका बच्चा, या फिर खुद की मतलब ऐसे काउंसलिंग सेशन चलाने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते थे। हियरिंग एड एंड ईयर मोल्ड टेक्नीशियन भी होते हैं। हियरिंग एड और ईयर ear mole technician, rehabilitation engineer and technician, special teacher for education and training, vocational counselor, employment officer, प्लेसमेंट ऑफिसर डीलिंग विथ हैंडीकैप। मतलब इसमें वोकेशनल काउंसलर होते थे, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते थे जो मतलब हैंडीकैप के प्लेसमेंट और उनके साथ डील करने के लिए मतलब काम करते थे। हु आर हैंडीकैप। तो हियरिंग हैंडीकैप्ट की अगर बात करें हम, जो आरसीआई एक्ट के तहत था, हियरिंग हैंडीकैप्ट में हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑफ 70 डीबी एंड अबव, मतलब इसमें जो 70 डीबी से ऊपर के लोग होते थे वो हियरिंग हैंडीकैप की कैटेगरी में आते थे। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अगर बात करें तो अ पर्सन एबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मूविंग, जिनको मूवमेंट करने में, एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होती थी, वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते थे। नेक्स्ट, मेंटल रिटार्डेशन, अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। मतलब अगर माइंड का इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता था, अगर वो अच्छी तरीके से डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वो मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत आते हैं। विजुअली हैंडीकैप, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, मतलब आंखें बिल्कुल, आंखों की रोशनी बिल्कुल नहीं होती है। विजुअल एक्यूटी नॉट एक्सीडिंग 20 to 200 snellen in the better eye with the correcting lens, or limitation of field of vision subtending and angle of degree और रोज। मतलब अगर हम बात करें, जो 20 स्नेलिन है, जैसे अभी यहाँ पर बहुत बड़ा ई दिख रहा है, तो जैसे हम आई चेकअप करवाने जाते हैं तो वहाँ पे भी ग्लासेस दे के दिखाते हैं, वो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े हो जाते हैं। तो 20 से लेके 200 स्नेलन तक अगर बेटर आई से दिखता है, तो वो मतलब उनकी बेटर आई मानी जाती है, उनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर इसमें देखने में प्रॉब्लम होती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट ऑफ आरसीआई, मतलब रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट देखें, तो सबसे पहले जनरल काउंसिल होते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव कमिटी होते हैं, फिर चेयरमैन होते हैं, फिर मेंबर ऑफ सेक्रेटरी होते हैं, फिर सब कम्युनिटी एडवाइजरी कम्युनिटी जोनल एडवाइजरी कमेटी होते हैं। फिर मेंबर ऑफ आरसीआई देखें तो सिविल सर्विस एक्सपीरियंस पर्सन इन रिहेबिलिटेशन, यूजीसी, आईसीएमआर और एमपी होते हैं। लोकल लेवल ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो एन ऑफिसर ऑफ द सिविल सर्विस नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएम और डीसी होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, लोकल लेवल की कमेटी में ये लोग होते हैं। The Central Rehabilitation Register (CRR) for maintaining the record of all rehabilitation professional, categories of rehabilitation professional की बात करें तो इसमें जो categories होती हैं वो सबसे फर्स्ट लेवल पे ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट, सेकंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थर्ड हियरिंग एड एंड ईयर मोल टेक्नीशियन, फोर रिहेबिलिटेशन इंजीनियर एंड टेक्नीशियन, फाइव स्पेशल टीचर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द हैंडीकैप, 6 occasional counselor, employment officer, placement officer dealing with the handicapped। नेक्स्ट होता है मल्टीपर्पज रिहेबिलिटेशन थेरेपिस्ट और टेक्नीशियन। 8 पर है स्पीच पैथोलॉजिस्ट, 9 रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन सोशल वर्कर होते हैं, नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन प्रैक्टिशनर इन मेंटल रिटार्डेशन, नेक्स्ट होते हैं ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्पेशलिस्ट, नेक्स्ट जो होते हैं कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल, नेक्स्ट रिहेबिलिटेशन काउंसलर एडमिनिस्टर, फिर आते हैं प्रोस्थेटिक और ऑर्थोटिस्ट, फिर रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप मैनेजर। इतने सारे लोग होते हैं जो रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल के अंतर्गत आते हैं, जिनके पास सीआरआर होते हैं, मतलब सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर हो।
में रजिस्टर होते हैं ये लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई, अगर हम ऑब्जेक्टिव ऑफ आरसीआई की बात करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, टू मेंटेन सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल पर्सनल। इसमें व्यवसायिक कार्मिकों के पंजीकरण के लिए केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर का रख रखाव करना। मतलब जो सेंट्रल रिहेबिलिटेशन रजिस्टर होता है, यानी कि सीआरआर होता है, उसको मेंटेन रखने का काम जो है वो आरसीआई का, तो ये उसका उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस ऑन एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड। मतलब इसमें भारत और विदेशों में संस्थानों से विकलांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण पर नियमित आधार पर जानकारी एकत्रित करना। मतलब जो भी भारत की बात करें या अब्रॉड की बात करें, इसमें जहाँ पे भी संस्थान है जो विकलांग बच्चों के पुनर्वास के लिए काम कर रहा है या विकलांग व्यक्ति के एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट करना इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, टू इनकरेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन बाय वे ऑफ कोलैबोरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डिसेबिलिटी। इसमें विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के सहयोग से पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करना। मतलब जो भी विकलांगता के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन के सहयोग हैं या पुनर्वास और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनको हमें मतलब उनको इनकरेज करना ताकि वो अच्छा काम कर सके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, टू रिकॉग्नाइज वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर। मतलब व्यवसायिक पुनर्वास केंद्रों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, टू रजिस्टर वोकेशनल इंस्ट्रक्शन एंड अदर पर्सनल वर्किंग इन द वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। मतलब जो भी व्यवसायिक पुनर्वास केंद्र में काम करने वाले व्यवसायिक प्रशिक्षक और अन्य कर्मी हैं, उनको मतलब रजिस्टर करना यानी कि पंजीकृत करने का काम करता है। नेक्स्ट है, टू रिकॉग्नाइज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंड अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑन डिसेबिलिटी एज मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर। विकलांगता पर राष्ट्रीय संस्थानों और शीर्ष संस्थानों को जनशक्ति विकास केंद्रों के रूप में मान्यता देना। मतलब जो भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं या अपेक्स इंस्टीट्यूट होते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर पे, उनको मैन पावर डेवलपमेंट सेंटर के रूप में रिकॉग्नाइज करना या मान्यता देना। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, टू रजिस्टर पर्सनल वर्किंग इन नेशनल इंस्टीट्यूट एंड अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑन डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। मतलब जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं या अपेक्स इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर रजिस्टर करने का काम भी आरसीआई करता है। इनिशिएटिव ऑफ काउंसिल, मतलब जो काउंसिल की पहल है वो क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो जो काउंसिल की पहल है, पहली, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ब्रिज कोर्स लॉन्च्ड इन 1998। मतलब इन्होंने क्या किया, मतलब ब्रिज कोर्स का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होता है 1998 में शुरू किया। उसके बाद दूसरा, नेशनल प्रोग्राम ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सा अधिकारियों के अभिविन्यास का राष्ट्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किया। दूसरी चीज, बीएड स्पेशल एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड लॉन्च किया 2001 से 2002 के बीच में। फिर असेसमेंट एंड एक्रेडिशन ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1990 से 2000, संस्थानों का मूल्यांकन और प्रत्यायन स्टार्ट किया 1990 से 2000 तक। फिर कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन, सीआरई का ऑर्गेनाइजेशन किया, सतत पुनर्वास शिक्षा का। फिर सीआरई पॉइंट कलेक्ट करने की बात की गई, सीआरई पॉइंट कलेक्ट फॉर रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब सीआरई पॉइंट इसलिए कलेक्ट करने के पड़ते थे ताकि रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन करवा सके। रिव्यू कम एनालिसिस ऑफ आरसीआई एक्ट 1992।
आरसीआई अधिनियम 1992 की समीक्षा सह विश्लेषण, मतलब जो इसका रिव्यू आया। आरसीआई एक्ट 1992 अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन इन द सोसाइटी। आरसीआई अधिनियम जो 1992 में आया, समाज में विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। बहुत सारे काम के, मतलब जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए एजुकेशन का काम किया, प्रशिक्षण देने का काम किया, वोकेशनल ट्रेनिंग की लिए पहल किया। RCI has broadened its area of action by recognizing different rehabilitation professional institution and addition of new degree, diploma and certificate courses. RCI ने फिर क्या किया, मतलब विभिन्न पुनर्वास पेशेवरों संस्थान को मान्यता देकर नई डिग्री जैसे बीएड या फिर डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज जोड़कर अपनी कार्रवाई के क्षेत्र को व्यापक बनाया। बहुत सारे कोर्सेज आज के समय में आरसीआई के द्वारा चलाए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी एश्योरेंस, पारदर्शिता और गुणवत्ता आश्वासन देने का काम किया। लैक ऑफ प्रोफेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसमें पेशेवरों और प्रशासनिक अधिकारियों की जो कमी थी उसको कम करने, उसको बढ़ाने का काम किया। द एक्ट फॉर पीडब्ल्यूडी मास्किंग आरसीआई, पीडब्ल्यूडी मास्किंग आरसीआई के लिए अन्य अधिनियम भी बनाए। आरसीआई एक्ट 1992, एनईपी 2020, इंक्लूजन, कॉन्फ्लिक्ट और इंटरेस्ट क्वालिटी एश्योरेंस। इसमें क्या किया, आरसीआई अधिनियम ने 1992 में एनईपी समावेशन, हितों का टकराव और गुणवत्ता का आश्वासन दिया। मेंटेनिंग ऑटोनोमस नेचर ऑफ आरसीआई अ चैलेंज, आरसीआई की स्वायत्ता प्रकृति को बनाए रखने के लिए एक चुनौती है। RCI may take initiative action against those who are not registered as a professional with RCI and RT Act 2009, intended to bring disabled child in an inclusive school setup. So there is a confusion of action will be taken against those who are teaching. आरसीआई उन लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकता है जो आरसीआई के साथ एक पेशेवर के रूप में पंजीकृत नहीं है। और आरटीई अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन आया 2009 का उद्देश्य विकलांग बच्चों को एक समावेशी स्कूल सेटअप में लाना है। इसलिए भ्रम है कि जो सिखा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन आरसीआई लीविंग NRPD, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट ऑफ द डिसेबल्ड फ्यूरियस। सरकार ने NRPD को उग्र छोड़ते हुए आरसीआई में संशोधन का प्रस्ताव किया। कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता सकते हैं, नहीं है तो अच्छी बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। धन्यवाद।